निश्चित रूप से यह विषय बीरबल के चरित्र के विकास को समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यह कहानी बीरबल को महज एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेगी जिसे सम्राट अकबर ने स्वयं तराश कर समझदार बनाया। बीरबल कैसे बने सबसे समझदार? अकबर की स्पेशल ट्रेनिंग। प्रस्तावना: चमकते हीरे की एक कामी। आगरा का किला मुगल सल्तनत की शक्ति और वैभव का जीता जागता प्रतीक था। दीवाने-ए-कास की महफिलें हिंदुस्तान के भविष्य का आईना थीं, और उस आईने में सबसे चमकीला अक्स था राजा बीरबल का। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी प्रखर बुद्धि, बेजोड़ हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को पलक झपकते सुलझा देने की कला के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। सम्राट अकबर के लिए बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी और उनकी सबसे बड़ी खोज थे। बीरबल की चतुराई के बिना अकबर का दरबार अधूरा था। चाहे वह आसमान में कौओं की गिनती का असंभव सवाल हो या किसी पेचीदा चोरी का मामला, बीरबल का दिमाग हमेशा एक ऐसा रास्ता खोज लेता था जहां औरों की सोच खत्म हो जाती थी। लेकिन अकबर सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वे इंसानी फितरत के गहरे पारखी भी थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि एक तेज धार वाली, खूबसूरत तलवार की तरह थी, अचूक, प्रभावशाली और शानदार। लेकिन वह अभी भी एक तलवार ही थी, जिसका काम काटना और जीतना था। अकबर बीरबल को एक तलवारबाज से आगे एक शिल्पकार बनाना चाहते थे, एक ऐसा शिल्पकार जो जानता हो कि कब काटना है, कब जोड़ना है और कब पत्थर को बस अपनी खामोशी से आकार लेने देना है। अकबर ने देखा कि बीरबल समस्याओं को सुलझाते थे, उन्हें समझते नहीं थे। वह पहेली के उत्तर में रुचि रखते थे, पहेली के अस्तित्व के कारण में नहीं। उनकी जीत में समाधान की संतुष्टि से ज्यादा अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन होता था। उनका प्याला अपनी ही चतुराई से इतना लबालब भरा था कि उसमें समझदारी के अमृत के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। चतुर होने और समझदार होने में एक महीन फर्क है। चतुराई आपको एक बहस जिता सकती है, समझदारी आपको यह सिखाती है कि कौन सी बहस लड़ने लायक ही नहीं है। चतुराई मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढती है, समझदारी सही सवाल पूछना सिखाती है। अकबर ने फैसला किया, वह बीरबल को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेनिंग पर भेजेंगे। यह कोई शास्त्रार्थ या दिमागी पहेली नहीं होगी। यह एक असली, जीती जागती, सांस लेती हुई चुनौती होगी, जो बीरबल की चतुराई के किले को ध्वस्त कर देगी, ताकि उसकी नींव पर समझदारी का एक नया महल तामीर हो सके। यह एक सम्राट का अपने सबसे प्रिय मित्र को दिया जाने वाला सबसे अनमोल तोहफा था, खुद की सीमाओं से परिचय का तोहफा। अध्याय 1, बयाबानगढ़ का कांटों भरा ताज। एक सुबह दीवाने-ए-कास में एक असामान्य गंभीरता छाई हुई थी। अकबर ने अपने साम्राज्य का नक्शा मंगवाया और उसे फर्श पर बिछा दिया। सभी नवरत्न और प्रमुख सरदार मौजूद थे। मेरे वफादार साथियों, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिस पर मुगल सल्तनत की पताका तो लहराती है, लेकिन जहां सल्तनत का कानून दम तोड़ देता है। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो है, पर हकीकत में कहीं नहीं है। उन्होंने नक्शे पर एक दूरदराज, उपेक्षित से हिस्से पर उंगली रखी। यह है सूबाए बयाबानगढ़। नाम सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। बयाबानगढ़ का नाम अफसरों और सूबेदारों के बीच एक सजा की तरह लिया जाता था। वह एक शापित जगह मानी जाती थी। अकबर ने समझाना शुरू किया, बयाबानगढ़ सिर्फ करीब नहीं, वह अराजक है। वहां की समस्याएं किसी एक दुश्मन या विद्रोही से नहीं हैं, बल्कि वहां की मिट्टी, हवा और लोगों की रगों में बसी हैं। हमने वहां कई सूबेदार भेजे। कुछ भाग आए, कुछ मार दिए गए और कुछ वहीं के होकर रह गए।
वहां आगरा का सोना नहीं, आगरा का दिमाग चाहिए। उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गईं। राजा बीरबल, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। तुमने आगरा में रहकर हर पहेली सुलझाई है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसी पहेली सुलझाओ जो खुद जिंदगी ने बनाई है। हम तुम्हें बयाबानगढ़ का नया सूबेदार नियुक्त करते हैं। तुम्हारे पास पूरा अधिकार होगा, पूरी आजादी होगी। इसे जन्नत बनाओ या जहन्नुम, यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है। यह एक सम्मान था, लेकिन एक कांटों भरा ताज। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उनके मन में अहंकार और आत्मविश्वास का मिलाजुला भाव था। उन्हें लगा कि यह भी एक बड़ी पहेली ही है, जिसे वह अपनी बुद्धि से हल कर लेंगे। बयाबानगढ़ के लोग कितने भी जंगली क्यों न हों, वे इंसानी तर्क से परे तो नहीं हो सकते। जाने से पहले अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, याद रखना, उन्होंने कहा, जब तुम्हारे सारे हथियार काम करना बंद कर दें, तब समझना कि तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू हुई है। और हाँ, बयाबानगढ़ में 3 बड़ी गांठें हैं, जिन्हें खोले बिना वहां अमन कायम नहीं हो सकता। अकबर ने उन 3 गांठों के बारे में बताया। सूरजवंशी और मेहताब वंशी कबीले, 2 प्रमुख कबीले जो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनकी दुश्मनी की वजह कोई भूल चुका था, लेकिन नफरत जिंदा थी। वे सल्तनत को नहीं, अपने कबीले के कानून को मानते थे। अश्रु नदी बयाबानगढ़ से गुजरने वाली एकमात्र नदी, जिसका नाम आंसू था। इसका पानी खारा था और इसकी बाढ़ अप्रत्याशित। यह जीवन देने के बजाय छीन लेती थी। भूतिया बाजार, एक साप्ताहिक बाजार जो दिन में नहीं, बल्कि आधी रात को लगता था। लोगों का मानना था कि वहां उनके पूर्वजों की आत्माएं खरीद फरोख्त करने आती हैं। यह उनकी अर्थव्यवस्था और अंधविश्वास का केंद्र था। बीरबल पूरी तैयारी के साथ बयाबानगढ़ के लिए निकले। उन्हें यकीन था कि वह अपनी चतुराई से इन 3 गांठों को आसानी से खोल देंगे। वह यह नहीं जानते थे कि ये गांठें उनकी चतुराई की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके अंत का ऐलान थीं। अध्याय 2, चतुराई की शर्मनाक हार। बीरबल जब बयाबानगढ़ पहुंचे तो उनका सामना हकीकत से हुआ। यह जगह किसी सूबे से ज्यादा एक विशाल, बिखरा हुआ और जंगली कबीला लगती थी। यहाँ के लोगों की आंखों में स्वागत नहीं, बल्कि गहरा अविश्वास था। बीरबल ने अपनी पूरी बुद्धि और अनुभव को काम पर लगाया। उन्होंने एक एक करके 3 गांठों को खोलने की कोशिश की और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पहली गांठ, कबीलों का टकराव। बीरबल ने दोनों कबीलों, सूरजवंशियों और मेहताब वंशियों के मुखियाओं को अपनी अदालत में बुलाया। उन्होंने सोचा कि वह एक तार्किक बहस से उनकी सदियों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देंगे। आप दोनों एक ही मिट्टी के बेटे हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, बीरबल ने अपनी प्रभावशाली वाणी में कहा। यह लड़ाई आपको सिर्फ कमजोर कर रही है। आइए पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। सूरजवंशी सरदार, एक भीमकाय व्यक्ति जिसकी एक आंख लड़ाई में जा चुकी थी, जोर से हंसा। शहरी बाबू, तुम प्यार मोहब्बत की बात करते हो। इन मेहताब वंशियों ने मेरे दादा को मारा था। जब तक हम इनके 100 लोगों का खून नहीं बहा देते, हमारी तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। मेहताब वंशी सरदार ने थूकते हुए कहा, तुम्हारे दादा ने हमारी बेटी का अपमान किया था। हमारी दुश्मनी तब तक चलेगी जब तक सूरज और चांद रहेंगे। बीरबल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने चाणक्य की नीति के हवाले दिए, रूमी की कविताएं सुनाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए ये सिर्फ शहरी लोगों की बकवास थी। अगले ही हफ्ते दोनों कबीलों में एक और खूनी झड़प हुई, जिसमें बीरबल के 2 सिपाही भी मारे गए।
बीरबल की चतुराई भरी बातें वहां ऐसे बेअसर थीं जैसे रेगिस्तान में बारिश। उन्होंने सीखा कि जिस नफरत को पीढ़ियों ने सींचा हो उसे तर्कों से नहीं काटा जा सकता। दूसरी गांठ, अश्रु नदी का श्राप। बीरबल ने नदी की समस्या को एक इंजीनियरिंग की समस्या के रूप में देखा। उन्होंने आगरा से बेहतरीन वास्तुकारों को बुलवाया। उन्होंने नदी के खारेपन की जांच करवाई और बाढ़ को रोकने के लिए एक मजबूत बांध बनाने का आदेश दिया। महीनों की मेहनत और हजारों स्वर्ण मुद्राओं की लागत से बांध बनकर तैयार हुआ। बीरबल को लगा कि उन्होंने प्रकृति पर विजय पाली है। लेकिन बयाबानगढ़ की प्रकृति आगरा के बगीचों जैसी नहीं थी। अगली ही बरसात में अश्रु नदी में ऐसी अप्रत्याशित और विनाशकारी बाढ़ आई जैसी पिछले 100 सालों में नहीं आई थी। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वह नए बांध को तिनके की तरह बहा ले गया। और चूंकि पानी अब एक जगह इकट्ठा होकर फटा था, उसने पहले से कहीं ज्यादा तबाही मचाई। कई गांव डूब गए और सैकड़ों लोग मारे गए। लोगों ने इसे अश्रु देवी का क्रोध कहा और बीरबल को इसका जिम्मेदार ठहराया। बीरबल की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सोच प्रकृति के अनियंत्रित रोष के सामने एक मजाक बनकर रह गई। उन्होंने सीखा कि प्रकृति को समझने की कोशिश किए बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश विनाशकारी होती है। तीसरी गांठ, भूतिया बाजार का अंधविश्वास। बीरबल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा बाजार जो अंधविश्वास पर चलता हो, उसे वह कैसे ठीक कर सकते थे। उन्होंने इसे तर्क से जीतने का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते और आधी रात को लगने वाला यह बाजार गैरकानूनी है। उन्होंने दिन में एक नया साफ सुथरा बाजार बनवाया और लोगों को वहां आने का हुक्म दिया। नतीजा, दिन वाला बाजार मक्खियां मारता रहा। कोई एक व्यक्ति भी वहां नहीं आया। और रात में लोग चोरी छुपे और ज्यादा डर और विश्वास के साथ अपने पुराने भूतिया बाजार में ही मिलते रहे। बीरबल ने कुछ लोगों को पकड़कर समझाने की कोशिश की। तुम पढ़े लिखे होकर भी भूतों में विश्वास करते हो? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, सूबेदार साहब, आप नहीं समझेंगे। यह सिर्फ बाजार नहीं है। यहां हम अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करते हैं। यहां हम अपने सुख दुख बांटते हैं। आपके दिन वाले बाजार में दुकानें हैं, आत्मा नहीं है। बीरबल की तर्कशीलता और शाही हुक्म लोगों की गहरी आस्था और सामाजिक परंपराओं के सामने पूरी तरह विफल हो गए। उन्होंने सीखा कि जो चीज लोगों की आत्मा से जुड़ी हो, उसे फरमानों से नहीं बदला जा सकता। 6 महीने बीत चुके थे। बीरबल पूरी तरह टूट चुके थे। वह अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी चतुराई, उनका ज्ञान, उनका अनुभव सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ था। वह बयाबानगढ़ को बदलने आए थे, लेकिन बयाबानगढ़ ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार हार का स्वाद चखा था। उनका प्याला, जो चतुराई से लबालब भरा था, आज पूरी तरह काली हो चुका था और उसमें सिर्फ शर्मिंदगी और असफलता की तलछट बची थी। अध्याय 3, काली प्याले का ज्ञान। एक रात पूरी तरह हताश होकर बीरबल ने अपनी सूबेदार की पोशाक उतारी, एक साधारण किसान का वेश धारण किया और बिना किसी को बताए अपने किले से निकल गए। वह अब सूबेदार नहीं थे, वह एक हारे हुए इंसान थे जो जवाब ढूंढ रहे थे। वह कई दिनों तक भटकते रहे। उन्होंने बोलना लगभग बंद कर दिया था। वह सिर्फ देखते और सुनते थे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक शाम वह मेहताब वंशी कबीले के एक छोटे से गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में अनगिनत कहानियां थीं, उनके पास आई और बिना कुछ पूछे उनके बगल में बैठ गई। थक गए हो बेटा? उसने पूछा। बीरबल ने सिर्फ सिर हिलाया।
वह बूढ़ी औरत अपने आप बोलने लगी। जानते हो, जब मैं छोटी थी तब सूरजवंशी और हम दुश्मन नहीं थे। मेरी सबसे अच्छी सहेली सूरजवंशी थी। उसकी शादी में मैं गई थी और मेरी शादी में वह आई थी। फिर एक दिन दोनों कबीलों के दो जवान लड़कों ने एक हिरण के शिकार पर लड़ाई कर ली। दोनों मारे गए। उनके पिताओं ने इसे अपने सम्मान की लड़ाई बना लिया। तब से यह नफरत की नदी बह रही है और अब तो किसी को याद भी नहीं कि यह शुरू क्यों हुई थी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पहली बार सुना। उन्होंने समस्या के इतिहास को नहीं, उसके दर्द को सुना। अगले दिन वह अश्रु नदी के किनारे एक बूढ़े किसान के साथ बैठे थे। तुम लोग इस नदी को शापित क्यों कहते हो? बीरबल ने पूछा। किसान हंसा। यह शापित नहीं, यह रूठी हुई है साहब। हमारे बाप दादा बताते थे कि वे लोग इसकी पूजा करते थे। वे इसके किनारे खस नाम की एक कास घास लगाते थे, जिसकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती थीं और पानी के खारेपन को भी सोख लेती थीं। जब से हमने इसकी पूजा करना और इसे समझना छोड़ा है, तब से यह हमसे रूठ गई है। बीरबल ने पहली बार नदी को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक नाराज माँ की तरह देखा। कुछ रातों बाद वह हिम्मत करके भूतिया बाजार गए। उन्होंने लोगों को डराने या रोकने की कोशिश नहीं की। वह खामोशी से एक कोने में बैठ गए। उन्होंने देखा कि लोग वहां सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। एक औरत अपनी मरी हुई बेटी के लिए कपड़े खरीद रही थी, यह मानकर कि उसकी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। यह उसका अपने दुख से निपटने का तरीका था। एक आदमी अपने पिता की पसंदीदा मिठाई बेच रहा था। यह उसे याद करने का तरीका था। बीरबल को समझ आया। यह बाजार अंधविश्वास नहीं, बल्कि यादों, भावनाओं और समुदाय का एक अनूठा संगम था। यह लोगों का एक दूसरे से जुड़ने का सामाजिक तंत्र था। उस रात बीरबल को ज्ञानोदय हुआ। उनकी ट्रेनिंग अब शुरू हुई थी। उन्हें समझ आया कि समझदारी समस्याओं को सुलझाने का नाम नहीं है। समझदारी समस्याओं के साथ जीना सीखने, उन्हें समझने और उनके भीतर से ही समाधान को अंकुरित होने देने का नाम है। वह अब तक एक डॉक्टर की तरह इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जरूरत एक माली की थी, जो सिर्फ सही मिट्टी, पानी और धूप का इंतजाम करे और पौधे को खुद बढ़ने दे। अध्याय 4, समझदारी का सूर्योदय। बीरबल वापस लौटे, लेकिन अब वह एक नए इंसान थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि शांति थी। उन्होंने अपनी चतुराई को एक बक्से में बंद कर दिया था और अपनी समझदारी को बाहर निकाला था। उन्होंने अपना काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। पहली गांठ का समाधान, उन्होंने दोनों कबीलों को फिर से बुलाया। लेकिन इस बार कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने बस उस बूढ़ी औरत द्वारा सुनाई गई कहानी सुनाई। उन्होंने उस भूली हुई दोस्ती की कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपकी दुश्मनी खत्म कराने नहीं आया हूँ। मैं बस यह चाहता हूँ कि दोनों कबीलों के बच्चे, जो इस नफरत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, वे एक दूसरे के साथ खेलें। उन्होंने दोनों गांवों के बीच एक मैदान बनवाया और वहां बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन किया। शुरू में माँ बाप झिझके, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। वे खेलने लगे। धीरे धीरे बच्चों को लाने ले जाने के बहाने औरतें आपस में बात करने लगीं, और फिर मर्द भी। बीरबल ने नफरत को नहीं छुआ, उन्होंने प्यार के नए बीज बो दिए। दूसरी गांठ का समाधान, उन्होंने आगरा से इंजीनियर नहीं बुलवाए। उन्होंने बयाबानगढ़ के ही सबसे बूढ़े किसानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने उनसे पूछा, आप इस नदी को मुझसे बेहतर जानते हैं, बताइए इसे कैसे मनाया जाए।
उन बूढ़े किसानों की सलाह पर बीरबल ने लोगों को खस की घास लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक बड़ा सीमेंट का बांध बनाने के बजाय गांव वालों की मदद से छोटे छोटे मिट्टी और पत्थर के सैकड़ों चेक डैम बनवाए। यह एक धीमा, प्राकृतिक और समुदाय आधारित समाधान था। तीसरी गांठ का समाधान, उन्होंने भूतिया बाजार को बंद नहीं किया, बल्कि उसे और बेहतर बनाया। उन्होंने वहां रोशनी के लिए मशालों और सुरक्षा के लिए पहरेदारों का इंतजाम किया। उन्होंने वहां एक हकीम को बिठाया ताकि लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। उन्होंने ऐलान किया, आपके पूर्वजों की आत्माएं खुश होंगी कि अब आप एक सुरक्षित और रोशन जगह पर मिल रहे हैं। उन्होंने बाजार की आत्मा को सम्मान दिया और उसके शरीर को मजबूत कर दिया। 1 साल बीत गया। बयाबानगढ़ जन्नत तो नहीं बना था, लेकिन अब वह जहन्नुम भी नहीं था। कबीलों के बीच झड़पें लगभग बंद हो गई थीं। नदी अब भी बाढ़ लाती थी, लेकिन अब वह उतनी विनाशकारी नहीं थी। बाजार अब भी रात में लगता था, लेकिन अब वह ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित था। सबसे बड़ी बात, लोगों की आंखों में अब अविश्वास नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। उपसंहार, समझदार बीरबल। जब बीरबल आगरा लौटे तो दरबार में सब उन्हें पहचानने में एक पल को झिझके। यह वह पुराने, बातूनी और हाजिर जवाब बीरबल नहीं थे। यह एक शांत, गहरे और ठहराव वाले इंसान थे। उनकी आंखों में चतुराई की चमक की जगह समझदारी का सागर लहरा रहा था। अकबर ने उन्हें अकेले में बुलाया। तो सूबेदार साहब, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने बयाबानगढ़ को बदल दिया? बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, मैं बयाबानगढ़ को नहीं बदल सका, लेकिन बयाबानगढ़ ने मुझे जरूर बदल दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां अपनी बुद्धि का भरा हुआ प्याला लेकर गया था, यह सोचकर कि मैं सबको ज्ञान पिलाऊंगा। लेकिन बयाबानगढ़ ने मेरा प्याला जमीन पर पटककर तोड़ दिया। और जब मैं उस काली, टूटे हुए प्याले के टुकड़ों को समेट रहा था, तब मुझे समझ आया कि ज्ञान दूसरों को पिलाने में नहीं, बल्कि खुद काली होकर दूसरों से सीखने में है। चतुराई जवाब देती है जहांपनाह, पर समझदारी सवाल पूछती है और खामोशी से जवाब का इंतजार करती है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, बीरबल, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें बयाबानगढ़ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसे बदलो। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि तुम खुद को बदल सको। एक चतुर व्यक्ति दुनिया को अपनी आंखों से देखता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति दुनिया को दुनिया की आंखों से देखता है। आज तुम सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे चतुर व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे समझदार व्यक्ति भी बन गए हो। उस दिन के बाद बीरबल ने अकबर को जो सलाहें दी, वे सिर्फ चतुराई भरी नहीं होती थीं, वे गहरी मानवीय समझ और दूरदर्शिता से भरी होती थीं। वह अब सिर्फ समस्याओं को नहीं सुलझाते थे, वह उन व्यवस्थाओं का निर्माण करते थे जहां समस्याएं पैदा ही कम हों। वह बीरबल, जो अपनी जुबान की तेजी के लिए जाना जाता था, अब अपनी खामोशी की गहराई के लिए पहचाना जाने लगा। और इस तरह एक सम्राट की अनोखी ट्रेनिंग ने एक चमकते हुए हीरे को एक ऐसे अनमोल पारस पत्थर में बदल दिया, जिसके स्पर्श से लोहा। वाह! यह एक अद्भुत और प्रेरणादायक विषय है। एक ऐसी कहानी जो अकबर के दरबार की भव्यता, बुद्धिमत्ता और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ को एक साथ पिरोती है। प्रस्तुत शब्दों की एक विस्तृत कहानी जो अकबर के दरबार की सबसे अनोखी ट्रेनिंग को दर्शाती है। अकबर दरबार की सबसे अनोखी ट्रेनिंग, मौन दरबार, द साइलेंट कोर्ट। प्रस्तावना, शब्दों का जादूगर। मुगल सल्तनत का दिल, आगरा, अपनी पूरी शानो शौकत से धड़क रहा था। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाली कलम की स्याही था।
और उस कलम को पकड़ने वाले हाथ थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के। अकबर का दरबार केवल योद्धाओं और जागीरदारों का जमघट नहीं था, वह ज्ञान, कला और प्रतिभा का एक महासागर था। नवरत्नों की चमक से दीवान-ए-कास हमेशा रोशन रहता था। लेकिन अकबर, जो खुद पारस की तरह थे, हमेशा नए और अनमोल पत्थरों की तलाश में रहते थे, जिन्हें तराशकर वह अपनी सल्तनत के ताज में जड़ सकें। इसी तलाश में एक दिन उनके सामने पेश हुआ कन्नौज का एक युवा विद्वान, नाम था कवि राजन। राजन जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व। वह शब्दों का जादूगर था। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था। तर्क, दर्शन, काव्य, इतिहास, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर वह घंटों तक धारा प्रवाह न बोल सकता हो। उसकी तर्क शक्ति ऐसी थी कि बड़े बड़े उलेमा और पंडित उसके सामने निरुत्तर हो जाते। उसकी हाजिर जवाबी बीरबल को टक्कर देती थी, और उसके काव्य में तानसेन के संगीत जैसी मिठास थी। कवि राजन ने दरबार में प्रवेश के लिए एक शास्त्रार्थ में हिस्सा लिया, जिसका विषय था शासन के लिए तलवार ज्यादा जरूरी है या कलम। दरबार के बड़े बड़े सूरमाओं ने तलवार के पक्ष में दलीलें दी। उन्होंने तैमूर और चंगेज खान के उदाहरण दिए। लेकिन जब कवि राजन की बारी आई तो उसने अपनी वाणी का ऐसा सम्मोहन चलाया कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, तलवार जमीन जीतती है जहां पनाह, लेकिन कलम दिलों को जीतती है। तलवार का शासन भय पर आधारित होता है और भय की उम्र छोटी होती है। कलम का शासन सम्मान पर आधारित होता है और सम्मान सदियों तक जिंदा रहता है। तलवार से आप एक शरीर को झुका सकते हैं, लेकिन कलम से आप एक विचार को जन्म देते हैं, और एक विचार हजारों तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सिकंदर की तलवार से जीती गई सल्तनत उसके मरने के साथ ही बिखर गई, लेकिन अरस्तू की कलम से लिखे गए विचार आज भी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उसने 1 घंटे तक बोला। जब वह चुप हुआ तो दीवान-ए-कास में गहरा सन्नाटा था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे और सम्राट अकबर की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कवि राजन की प्रतिभा को पहचान लिया था। वह एक अनमोल हीरा था। लेकिन अकबर केवल सतह की चमक देखने वाले जौहरी नहीं थे। वह पत्थर की गहराई में छिपी खामियों को भी परख लेते थे। उन्होंने देखा कि कवि राजन की प्रतिभा के साथ एक सूक्ष्म अहंकार भी जुड़ा था। वह अपनी वाणी की शक्ति में इतना मग्न था कि उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान शब्दों से निकाला जा सकता है। वह सुनने से ज्यादा बोलने में और समझने से ज्यादा समझाने में विश्वास रखता था। वह एक शानदार वक्ता था, लेकिन एक अच्छा श्रोता नहीं। वह इल्म ज्ञान से भरा था, लेकिन एहसास अनुभूति की कमी थी। अकबर जानते थे कि ऐसा व्यक्ति एक बेहतरीन दरबारी तो बन सकता है, लेकिन एक सच्चा प्रशासक या न्यायप्रिय सलाहकार नहीं। सल्तनत को सिर्फ बोलने वालों की नहीं, बल्कि देखने, सुनने और महसूस करने वालों की भी जरूरत थी। अकबर ने फैसला किया। वह कवि राजन को अपने दरबार में जगह देंगे, लेकिन उससे पहले उसे एक ऐसी ट्रेनिंग से गुजारेंगे जो उसके अहंकार को तोड़कर उसे उसकी असली शक्ति से परिचित कराएगी। यह अकबर के दरबार के इतिहास की सबसे अनोखी, सबसे कठिन और सबसे खामोश ट्रेनिंग होने वाली थी। अध्याय 1, मौन की शर्त। अगले दिन अकबर ने कवि राजन को अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में बुलवाया। कवि राजन पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। उसे यकीन था कि आज उसे दरबार में कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अकबर ने बड़े स्नेह से उसे बिठाया। कवि राजन, कल तुमने अपनी विद्वता से हम सभी को प्रभावित किया। तुम्हारी वाणी में जादू है और तुम्हारी बुद्धि में धार। हम तुम्हें अपनी सल्तनत की सेवा का मौका देना चाहते हैं। राजन का चेहरा खिल उठा। उसने अदब से सिर झुकाया। लेकिन अकबर ने कहा,
और उनकी आवाज गंभीर हो गई। हमारी एक शर्त है। यह एक परीक्षा होगी, एक ट्रेनिंग। हम तुम्हें 1 महीने के लिए यानी अगली पूर्णिमा तक अपने कास सलाहकार का दर्जा देंगे। तुम्हें दीवाने कास की हर बैठक में शामिल होने की इजाजत होगी। तुम सल्तनत के किसी भी दस्तावेज को देख सकते हो, किसी भी मंत्री से मिल सकते हो। तुम्हें हर वह सुविधा मिलेगी जो बीरबल या टोडरमल को मिलती है। कवि राजन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लेकिन शर्त यह है, अकबर ने अपनी असली बात सामने रखी, कि इस पूरे 1 महीने तक तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। पूर्ण मौन। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो तुम्हें न सिर्फ इस पद से हटा दिया जाएगा बल्कि हमेशा के लिए आगरा से निर्वासित कर दिया जाएगा। कवि राजन सन्न रह गया। यह कैसी शर्त थी? एक वक्ता को मौन रहने के लिए कहना। यह तो एक गायक से उसका गला छीन लेने जैसा था। जहां पनाह वह घबराकर बोला, यह कैसे संभव है? अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मैं अपनी सलाह कैसे दूंगा? मैं अपनी योग्यता कैसे साबित करूंगा? अकबर मुस्कुराए। यही तो परीक्षा है राजन। हम यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी योग्यता सिर्फ तुम्हारी जुबान में है या तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों और तुम्हारे दिमाग में भी है। हम देखना चाहते हैं कि तुम बिना शब्दों के दुनिया को कितना समझ सकते हो और दुनिया को अपनी बात कैसे समझा सकते हो। राजन को यह एक मजाक लगा, एक अपमान। मैं लिखकर तो अपनी बात बता सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, न बोलना है न लिखना है। तुम केवल अपने कार्यों, अपने हाव भाव और अपनी उपस्थिति से अपनी योग्यता साबित करोगे। सोचो कवि राजन, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है और तुम्हारा विरोधी है खामोशी। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? कवि राजन के अहंकार को चोट लगी। उसे लगा कि सम्राट उसकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। उसे लगा कि यह आसान होगा। वह अपनी बुद्धि से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मुझे मंजूर है जहांपनाह, उसने दृढ़ता से कहा। तो ठीक है, अकबर ने कहा। तुम्हारा मौन व्रत अब इसी पल से शुरू होता है। कवि राजन ने सिर झुकाया और खामोशी से कक्ष से बाहर आ गया। वह नहीं जानता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे परिवर्तनकारी सफर पर निकल चुका था। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। अध्याय 2 खामोशी का रेगिस्तान, पहला सप्ताह। पहले कुछ दिन कवि राजन के लिए एक कौतूहल की तरह थे। वह दीवाने कास में नवरत्नों के साथ बैठता। बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल जैसे दिग्गजों के बीच बैठना ही एक सम्मान था। वह खामोशी से सब कुछ देखता और सुनता। लेकिन जल्द ही उसका कौतूहल बेचैनी में बदलने लगा। दरबार में बहसें होती। काबुल से आए एक दूत की बातों में उसे विरोधाभास नजर आता, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। टोडरमल के राजस्व के आंकड़ों में उसे एक छोटी सी गणना की त्रुटि दिखती, लेकिन वह इशारा नहीं कर सकता था। मुल्ला दो प्याजा कोई बेतुका मजाक करते और राजन के दिमाग में उसका एक शानदार जवाब कौंधता, लेकिन उसकी जुबान बंधी हुई थी। यह एक यातना थी। एक ऐसा रेगिस्तान जहां वह ज्ञान के अथाह सागर से भरा था, लेकिन एक बूंद भी किसी को दे नहीं सकता था। उसकी पहचान, उसका अस्तित्व ही शब्दों पर टिका था, और अब वह छीन लिया गया था। वह एक अदृश्य व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। लोग उसे देखते, मुस्कुराते और फिर अपने काम में लग जाते। वह कवि राजन, शब्दों का जादूगर से वह खामोश दरबारी बन गया था। उसका अहंकार उसे कचोटता। वह रात में अपने कक्ष में टहलता और जोर जोर से वे सारी दलीलें बोलता जो वह दिन में नहीं बोल पाया था।
उसने इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग या तो समझ नहीं पाते थे या उसे नजरअंदाज कर देते थे। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा हास्यास्पद और असहाय बना रही थी। पहले सप्ताह के अंत तक वह लगभग टूट चुका था। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। वह अकबर के पास जाकर माफी मांगने और इस शर्त को तोड़ने के बारे में सोचने लगा। उसे निर्वासन का डर सताने लगा। वह जो पूरी दुनिया को अपनी वाणी से जीतना चाहता था, आज अपनी ही खामोशी से हार रहा था। अध्याय 3 देखना और सुनना, दूसरा सप्ताह। जब इंसान के पास बोलने का विकल्प नहीं होता, तो वह दो काम ज्यादा करने लगता है, देखना और सुनना। दूसरे सप्ताह में कवि राजन ने हताशा में यही करना शुरू किया। चूंकि वह बहस में हिस्सा नहीं ले सकता था, उसने बहस करने वालों को देखना शुरू किया। और तब चमत्कार होना शुरू हुआ। उसने पहली बार शब्दों के परे की दुनिया देखी। उसने देखा कि जब कोई मंत्री झूठ बोलता है तो उसकी आवाज भले ही स्थिर हो, लेकिन उसकी उंगलियां बेचैन हो जाती हैं। जब कोई याचिकाकर्ता सच बोलता है तो उसकी आंखों में एक डर के साथ साथ एक अडिग विश्वास भी होता है। उसने देखा कि बीरबल जब कोई कहानी सुनाते हैं तो उनकी आंखें अकबर के चेहरे पर हर सूक्ष्म भाव को पढ़ रही होती हैं। उसने टोडरमल के चेहरे पर उन लकीरों को पढ़ा जो सल्तनत के खजाने की चिंता में गहरी हो गई थीं। वह अब सिर्फ दलीलें नहीं सुन रहा था, वह दलीलों के पीछे छिपी भावनाओं, इरादों और असुरक्षाओं को सुनने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार में ज्यादातर लोग बोलते इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कहने को कुछ है, बल्कि इसलिए बोलते हैं ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, अपना महत्व जता सकें। शब्द ज्ञान का माध्यम कम और अहंकार का हथियार ज्यादा थे। इसी दौरान दरबार में एक गंभीर मामला आया। सल्तनत के दो गांवों रतनगढ़ और सुजानपुर के बीच सूखी नदी के पानी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था। दोनों गांव पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। रतनगढ़ नदी के ऊपरी हिस्से में था और उसने एक कच्चा बांध बनाकर सारा पानी रोक लिया था, जिससे सुजानपुर में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। सुजानपुर के लोगों ने रात में हमला करके बांध तोड़ दिया था, जिससे रतनगढ़ में बाढ़ आ गई थी। दरबार में इस पर जोरदार बहस हुई। कुछ ने रतनगढ़ को लालची बताया तो कुछ ने सुजानपुर को हिंसक। दोनों गांवों के मुखियाओं को बुलाया गया। उन्होंने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। शब्द तलवारों की तरह चल रहे थे। कवि राजन खामोशी से सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि इन सभी शब्दों, दलीलों और आरोपों के बावजूद कोई भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच रहा है। सब क्या हुआ पर बहस कर रहे थे, क्यों हुआ को कोई नहीं समझ रहा था। उसे लगा कि इस समस्या का समाधान आगरा के इस वातानुकूलित हॉल में बैठकर शब्दों से नहीं हो सकता। उसके अंदर एक नई समझ पैदा हो रही थी। वह अब अपनी खामोशी से परेशान नहीं था। उसे अपनी खामोशी में एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था, अवलोकन की शक्ति, गहराई तक देखने की शक्ति। अध्याय 4 खामोश सफर, तीसरा सप्ताह। तीसरे सप्ताह की शुरुआत में कवि राजन ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने एक कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, रतनगढ़, सुजानपुर, अनुमति, और उसे सम्राट अकबर के सामने पेश कर दिया। यह उसके मौन व्रत का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि शर्त बोलने की थी, लिखने की नहीं, लेकिन अकबर ने उसे लिखने से भी मना किया था। यह एक जोखिम था। अकबर ने कागज देखा और फिर कवि राजन की आंखों में झांका। राजन की आंखों में अब हताशा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अकबर समझ गए। राजन अब समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहता था। वह शब्दों के मैदान से निकलकर कर्म के मैदान में उतरना चाहता था। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने सिर हिलाकर अनुमति दे दी।
उनकी ट्रेनिंग काम कर रही थी। कवि राजन ने दरबारी पोशाक उतारी और एक साधारण मुसाफिर के कपड़े पहन लिए। वह बिना किसी लावलश्कर के अकेले उन गांवों की ओर निकल पड़ा। यह सफर उसकी ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह पहले रतनगढ़ पहुंचा। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कौन है। वह एक मौन तीर्थयात्री की तरह गांव में घूमता रहा। उसने देखा कि रतनगढ़ के लोग घमंडी और असुरक्षित थे। उन्हें लगता था कि पानी पर उनका पहला हक है। उसने उनके सूखे कुएं देखे और उनके चेहरों पर भविष्य का डर पढ़ा। फिर वह सुजानपुर गया। वहां उसने हताशा, करीबी और गुस्सा देखा। उसने प्यासे बच्चों और मरते हुए मवेशियों को देखा। उसने लोगों की आंखों में पीढ़ियों की नफरत की आग देखी। चूंकि वह बोल नहीं सकता था, लोग उससे बात नहीं करते थे, लेकिन उसकी खामोश और सहानुभूतिपूर्ण उपस्थिति ने उन्हें असहज भी नहीं किया। वह बस एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और लोगों को देखता सुनता रहता। उसने बूढ़ों को पुरानी कहानियां सुनाते सुना, जिनमें कभी दोनों गांवों के बीच दोस्ती हुआ करती थी। उसने बच्चों को एक दूसरे के गांवों को राक्षस का देश बताते हुए सुना। एक शाम वह सूखी नदी के किनारे बैठा था। वहां उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला, जो सुजानपुर का था। बूढ़े ने उसे एक मौन साधु समझा और उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपने दिल का दर्द बयां करना शुरू किया। क्या बताऊं बेटा, वह बोला। यह नदी नहीं, हमारा अभिमान है जो सूख गया है। मेरे दादा बताते थे कि यह बांध दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर बनाया था, ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। एक बार रतनगढ़ में आग लगी थी, तो सुजानपुर के लोग अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने गए थे। और एक बार जब सुजानपुर में हैजा फैला था, तो रतनगढ़ की औरतें हमारे लिए खाना बनाकर लाती थीं। फिर कुछ मुखियाओं के अहंकार की लड़ाई ने हमारे दिलों में जहर घोल दिया। अब हम पानी के लिए नहीं, अपने झूठे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उस रात कवि राजन सो नहीं सका। उसे समस्या की असली जड़ मिल गई थी। समस्या पानी नहीं थी, समस्या दिलों के बीच बना हुआ नफरत का बांध था। और इस बांध को किसी शाही फरमान या तलवार से नहीं तोड़ा जा सकता था। इसे विश्वास और सहयोग से ही तोड़ा जा सकता था। अध्याय 5 कर्म की वाणी, अंतिम सप्ताह और फैसले का दिन। कवि राजन आगरा लौटा। पूर्णिमा में सिर्फ 2 दिन बचे थे। वह सीधा अकबर के पास नहीं गया। वह शाही वास्तुकारों और कारीगरों के पास गया। उसने इशारों से, नक्शों से उन्हें कुछ समझाया। अगले 2 दिन तक किले के एक बड़े आंगन में कुछ निर्माण चलता रहा। किसी को समझ नहीं आया कि यह खामोश दरबारी क्या कर रहा है। और फिर फैसले का दिन आया। दीवान-ए-कास उसी आंगन में लगाया गया। सभी दरबारी और दोनों गांवों के मुखिया मौजूद थे। सबकी नजरें कवि राजन पर थीं, जो आज अपना 1 महीने का मौन तोड़ने वाला था। अकबर ने कहा, कवि राजन, आज तुम्हारे मौन की अवधि समाप्त होती है। तुमने 1 महीना खामोशी से गुजारा। अब हम तुम्हें बोलने की अनुमति देते हैं। बताओ, इस मामले का क्या समाधान है? सब लोग कान लगाकर सुनने को तैयार थे। वे शब्दों के जादूगर से एक और शानदार भाषण की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कवि राजन अपनी जगह से उठा और आंगन के बीच में रखे एक बड़े पर्दे की ओर इशारा किया। उसने कुछ नहीं कहा। 2 सेवकों ने पर्दा हटाया। पर्दे के पीछे जो था, उसे देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वहां मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना रतनगढ़ और सुजानपुर का एक सजीव मॉडल था। उसमें पहाड़ थे, सूखी नदी थी, दोनों गांव थे और रतनगढ़ द्वारा बनाया गया कच्चा बांध भी था। यह इतना सजीव था कि सब कुछ असली लग रहा था।
कवि राजन ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वह मॉडल के पास गया। उसने पहले एक मटकी पानी लिया और उसे नदी के ऊपरी हिस्से में डाला। पानी बहता हुआ आया और रतनगढ़ के बांध पर रुक गया। रतनगढ़ का मॉडल हरा भरा दिखने लगा, जबकि सुजानपुर का मॉडल सूखा और बेजान रहा। उसने दिखाया कि मौजूदा स्थिति क्या है। फिर उसने उस कच्चे बांध को हटा दिया। उसने दोबारा पानी डाला। इस बार पानी तेजी से बहा और सुजानपुर तक पहुंचा, लेकिन उसने रतनगढ़ को भी डुबो दिया, यह दिखाते हुए कि बांध तोड़ने से क्या हुआ। दरबार में कानाफूसी होने लगी। दोनों गांवों के मुखिया एक दूसरे को घूर रहे थे। अब कवि राजन ने अपना असली समाधान प्रस्तुत किया। उसने अपनी जेब से कुछ चपटे, एक दूसरे में फिट होने वाले पत्थर निकाले। उसने नदी के बीच में, एक ऐसी जगह पर जहां नदी चौड़ी होती थी, उन पत्थरों से एक नया, मजबूत और नीचा बांध बनाया। यह एक वैज्ञानिक डिजाइन था। फिर उसने उस बांध के दोनों ओर से दो छोटी छोटी नहरें निकाली, एक रतनगढ़ की ओर और एक सुजानपुर की ओर। अब उसने तीसरी बार पानी डाला। इस बार पानी आया, नए बांध पर रुका और एक झील का रूप ले लिया। फिर वह पानी दोनों नहरों से बराबर बराबर मात्रा में बहकर दोनों गांवों की ओर जाने लगा। मॉडल में रतनगढ़ और सुजानपुर दोनों ही हरे भरे हो गए। किसी को ज्यादा नहीं मिला, किसी को कम नहीं। और झील में इतना पानी बचा रहा कि वह भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो गया। कवि राजन ने अपना काम खत्म किया और चुपचाप अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। एक शब्द भी नहीं बोला गया था, लेकिन बात सबके दिलों तक पहुंच गई थी। समस्या और समाधान दोनों आईने की तरह साफ थे। यह किसी भी भाषण से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी था। दोनों गांवों के मुखिया, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अविश्वास में उस मॉडल को देख रहे थे। उनकी आंखों में दशकों की नफरत पिघल रही थी। सुजानपुर के मुखिया ने आगे बढ़कर रतनगढ़ के मुखिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उपसंहार, मौन का ज्ञान। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर कवि राजन के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बोलो कवि राजन, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। कवि राजन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब अहंकार की चमक नहीं, बल्कि ज्ञान की शांति थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहे। जहां पनाह, उसकी आवाज में एक नई गहराई थी। इस एक महीने में मैंने वह सीखा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किताबों से नहीं सीखा। मैंने सीखा कि शब्द अक्सर सच को छिपाने का काम करते हैं। मैंने सीखा कि दूसरों को समझने के लिए बोलना नहीं, सुनना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा कि सच्चा समाधान दलीलों में नहीं, कर्म में होता है। ज्ञान जब तक अनुभूति न बने, तब तक अधूरा है। उसने दोनों मुखियाओं की ओर देखा। यह बांध सिर्फ पत्थर का नहीं, विश्वास का बांध है। इसे बनाने के लिए दोनों गांवों को मिलकर काम करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। अकबर की आंखें गर्व से चमक रही थीं। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखकर घोषणा की, आज से कवि राजन हमारे नवरत्नों का हिस्सा होंगे। लेकिन इनका पद कोई साधारण पद नहीं होगा। यह न तो वजीर होंगे, न सेनापति। यह होंगे नजरे सल्तनत, सल्तनत की दृष्टि। इनका काम होगा सल्तनत के कोनों में खामोशी से जाना, लोगों की अनकही बातों को सुनना, उनकी। निश्चित रूप से यह एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण विषय है। आम तौर पर किस्से बीरबल की चतुराई पर केंद्रित होते हैं, लेकिन यहाँ हम पासा पलट देंगे और सम्राट अकबर को एक गुरु के रूप में देखेंगे, जो बीरबल की प्रखर बुद्धि को एक गहरी और अधिक स्थायी बुद्धिमत्ता में ढालते हैं। प्रस्तुत है शब्दों की एक विस्तृत कहानी।
अकबर ने ऐसे सिखाया बीरबल को चतुराई का पाठ। प्रस्तावना: जब चतुराई अहंकार का स्पर्श करने लगी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। दीवान-ए-आम में मुगल सल्तनत की धड़कनें सुनाई देती थीं, लेकिन सल्तनत का असली दिमाग दीवान-ए-कास की खामोश दीवारों के पीछे काम करता था। और उस दिमाग के सबसे तेज हिस्से का नाम था बीरबल। राजा बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में वह हीरा थे, जिसकी चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे। कोई भी पहेली हो, कोई भी उलझा हुआ मामला हो, कोई भी कूटनीतिक संकट हो, बीरबल की बुद्धि की तलवार उसे मक्खन की तरह काट देती थी। उनकी हाजिर जवाबी के किस्से आगरा की गलियों से लेकर कंधार के बाजारों तक मशहूर थे। सम्राट अकबर को बीरबल पर गर्व था। वह बीरबल को केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और अपने बौद्धिक व्यायाम का सबसे प्रिय साथी मानते थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों से अकबर, जो इंसानी फितरत के माहिर पारखी थे, ने एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया था। बीरबल की चतुराई में अब भी वही धार थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि की परत चढ़ने लगी थी। उनकी जीत में अब समाधान की खुशी से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का आनंद झलकने लगा था। वह समस्याओं को सुलझाते थे, लेकिन अब वह इस प्रक्रिया का आनंद कुछ ज्यादा ही लेने लगे थे, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने की कलाबाजी का मजा लेता है। अकबर जानते थे कि यह एक खतरनाक मोड़ था। चतुराई जब विनम्रता का साथ छोड़ देती है, तो वह अहंकार बन जाती है। और अहंकार बड़े से बड़े ज्ञानी को भी ले डूबता है। बीरबल सल्तनत के लिए अनमोल थे। अकबर उन्हें एक चतुर दरबारी के रूप में नहीं, बल्कि एक भविष्य के दृष्टा, एक सच्चे न्यायविद के रूप में देखते थे। इसके लिए बीरबल को चतुराई और बुद्धिमत्ता के बीच का महीन फर्क समझना जरूरी था। अकबर ने फैसला किया, वह बीरबल को एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो किसी किताब में नहीं लिखा था। वह एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे जो बीरबल की चतुराई को उसकी चरम सीमा तक चुनौती देगी, उसे विजयी भी बनाएगी और फिर उसी जीत के आईने में उसे उसकी अधूरी तस्वीर दिखाएगी। यह एक सम्राट का अपने सबसे प्रिय मित्र के लिए सबसे बड़ा उपहार होने वाला था, आत्मज्ञान का उपहार। अध्याय 1: एक असंभव पहेली का जन्म। एक सुबह दीवान-ए-कास की महफिल जमी थी। माहौल गंभीर था। सम्राट अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जो बहुत कम देखने को मिलती थीं। सभी नवरत्न और प्रमुख सरदार मौजूद थे। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज हमारे सामने न्याय का एक ऐसा मामला आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह मामला तलवार या खजाने का नहीं, बल्कि कला, सम्मान और सत्य का है। उन्होंने अपने एक अंगरक्षक को इशारा किया। 2 लोग अंदर लाए गए। एक था हुनरमंद कान, 50 के करीब उम्र का एक दुबला-पतला आदमी, जिसकी आंखों में एक कलाकार की दीवानगी और हाथों में कारीगरी की शक्ति थी। वह आगरा का सबसे बड़ा कुशनवीस सुलेखक था। दूसरा था सेठ दौलत राम, शहर का सबसे अमीर जौहरी, जिसके शरीर पर रेशम और सोने का बोझ उसकी अमीरी का बखान कर रहा था। उसकी आंखों में व्यापार की चालाकी थी। अकबर ने मामला समझाना शुरू किया। हुनरमंद कान का दावा है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शाहकार बनाई है। चावल के एक दाने पर उसने खुद अपने हाथों से पूरे कुरान पाक की आयतें लिखी हैं। यह कला का एक ऐसा नमूना है जो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। यह सुनते ही दरबार में एक सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। चावल के दाने पर पूरा कुरान, यह तो असंभव लगता था। अकबर ने एक छोटी सी मखमली डिबिया आगे बढ़ाई। और यह है वह नमूना। बीरबल ने आगे बढ़कर एक कांस किस्म के आवर्धक शीशे लेंस से उसे देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
यह सच था। अविश्वसनीय रूप से महीन, लगभग अदृश्य अक्षर एक सुनहरी स्याही से चावल के दाने पर उकेरे गए थे। यह इंसानी हाथों का नहीं, किसी जिन्न का काम लगता था। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। अब मुश्किल यह है कि सेठ दौलत राम का कहना है कि यह शाहकार उन्होंने बनवाया है। उन्होंने हुनरमंद कान को इस काम के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश की थी और अग्रिम राशि भी दी थी। उनका कहना है कि अब जब यह तैयार हो गया है तो हुनरमंद कान लालच में आकर इसे देने से मुकर रहा है। वहीं हुनरमंद कान की कहानी बिल्कुल अलग है। अकबर ने कलाकार की ओर देखते हुए कहा। उसका कहना है कि यह विचार उसका अपना था। उसने अपनी जिंदगी के 5 साल इस पर खपाए हैं। उसकी आंखें लगभग चली गईं। सेठ दौलत राम ने उसे यह काम करते देखा और इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की और अब झूठी कहानी बना रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अजीबोगरीब उलझन थी। सबसे बड़ी समस्या यह है, अकबर ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कि इस सौदे का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई गवाह नहीं है। यह सिर्फ एक कलाकार के जुनून और एक व्यापारी के दावे के बीच का मुकाबला है। हमारे पास सिर्फ 2 लोगों की जुबान है और चावल का यह एक दाना। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों की ओर देखा। क्या कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है? हम सत्य तक कैसे पहुंचें? तोडरमल ने कहा, जहां पनाह बिना सबूत के फैसला करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। मुल्ला दो प्याजा ने चुटकी ली, क्यों न चावल के दाने को आधा आधा बांट दिया जाए। झगड़ा ही खत्म। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन अकबर गंभीर बने रहे। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। उन्हें पता था कि बाकी सब के लिए यह एक पहेली थी, लेकिन बीरबल के लिए यह एक चुनौती थी, एक ऐसा खेल जिसे खेलने में उन्हें मजा आता था। बीरबल, अकबर ने कहा, हमें तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। यह मामला हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। सच सामने लाओ। इस दरबार की और न्याय की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। उनकी आंखों में एक परिचित चमक थी, वह चमक जो किसी मुश्किल शिकार को देखकर एक शिकारी की आंखों में आती है। वह जानते थे कि यह मामला तर्क और सबूत से परे था। इसे मनोविज्ञान, चतुराई और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ से ही सुलझाया जा सकता था। वह इस खेल के लिए तैयार थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस खेल के नियम किसी और ने तय किए थे और असली खिलाड़ी कोई और था। अध्याय 2, सत्य की खोज या मन की था। बीरबल के लिए अगले 3 दिन दिमागी कसरत के दिन थे। उन्होंने मामले को किसी गणितीय समीकरण की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानी नाटक की तरह देखा, जिसके 2 मुख्य पात्र थे। सच तक पहुंचने के लिए उन्हें इन पात्रों की आत्मा के भीतर झांकना था। पहला दिन कलाकार की कुटिया में। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत हुनरमंद कान की कुटिया। निश्चित रूप से यह एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण विषय है। आम तौर पर किस्से बीरबल की चतुराई पर केंद्रित होते हैं, लेकिन यहाँ हम पासा पलट देंगे और सम्राट अकबर को एक गुरु के रूप में देखेंगे, जो बीरबल की प्रखर बुद्धि को एक गहरी और अधिक स्थायी बुद्धिमत्ता में ढालते हैं। प्रस्तुत है शब्दों की एक विस्तृत कहानी। अकबर ने ऐसे सिखाया बीरबल को चतुराई का पाठ। प्रस्तावना, जब चतुराई अहंकार का स्पर्श करने लगी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। दीवान-ए-आम में मुगल सल्तनत की धड़कनें सुनाई देती थीं, लेकिन सल्तनत का असली दिमाग दीवान-ए-कास की खामोश दीवारों के पीछे काम करता था। और उस दिमाग के सबसे तेज हिस्से का नाम था बीरबल।
राजा बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में वह हीरा थे जिसकी चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे। कोई भी पहेली हो, कोई भी उलझा हुआ मामला हो, कोई भी कूटनीतिक संकट हो, बीरबल की बुद्धि की तलवार उसे मक्खन की तरह काट देती थी। उनकी हाजिर जवाबी के किस्से आगरा की गलियों से लेकर कंधार के बाजारों तक मशहूर थे। सम्राट अकबर को बीरबल पर गर्व था। वह बीरबल को केवल एक मंत्री नहीं बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और अपने बौद्धिक व्यायाम का सबसे प्रिय साथी मानते थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों से अकबर, जो इंसानी फितरत के माहिर पारखी थे, ने एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया था। बीरबल की चतुराई में अब भी वही धार थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि की परत चढ़ने लगी थी। उनकी जीत में अब समाधान की खुशी से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का आनंद झलकने लगा था। वह समस्याओं को सुलझाते थे, लेकिन अब वह इस प्रक्रिया का आनंद कुछ ज्यादा ही लेने लगे थे, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने की कलाबाजी का मजा लेता है। अकबर जानते थे कि यह एक खतरनाक मोड़ था। चतुराई जब विनम्रता का साथ छोड़ देती है तो वह अहंकार बन जाती है, और अहंकार बड़े से बड़े ज्ञानी को भी ले डूबता है। बीरबल सल्तनत के लिए अनमोल थे। अकबर उन्हें एक चतुर दरबारी के रूप में नहीं बल्कि एक भविष्य के दृष्टा, एक सच्चे न्यायविद के रूप में देखते थे। इसके लिए बीरबल को चतुराई और बुद्धिमत्ता के बीच का महीन फर्क समझना जरूरी था। अकबर ने फैसला किया, वह बीरबल को एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो किसी किताब में नहीं लिखा था। वह एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे जो बीरबल की चतुराई को उसकी चरम सीमा तक चुनौती देगी, उसे विजयी भी बनाएगी और फिर उसी जीत के आईने में उसे उसकी अधूरी तस्वीर दिखाएगी। यह एक सम्राट का अपने सबसे प्रिय मित्र के लिए सबसे बड़ा उपहार होने वाला था, आत्मज्ञान का उपहार। अध्याय एक असंभव पहेली का जन्म। एक सुबह दीवाने कास की महफिल जमी थी। माहौल गंभीर था। सम्राट अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जो बहुत कम देखने को मिलती थीं। सभी नवरत्न और प्रमुख सरदार मौजूद थे। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज हमारे सामने न्याय का एक ऐसा मामला आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह मामला तलवार या खजाने का नहीं बल्कि कला, सम्मान और सत्य का है। उन्होंने अपने एक अंगरक्षक को इशारा किया। 2 लोग अंदर लाए गए। एक था हुनरमंद कान, 50 के करीब उम्र का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखों में एक कलाकार की दीवानगी और हाथों में कारीगरी की शक्ति थी। वह आगरा का सबसे बड़ा कुशनवीस सुलेखक था। दूसरा था सेठ दौलत राम, शहर का सबसे अमीर जौहरी, जिसके शरीर पर रेशम और सोने का बोझ उसकी अमीरी का बखान कर रहा था। उसकी आंखों में व्यापार की चालाकी थी। अकबर ने मामला समझाना शुरू किया। हुनरमंद कान का दावा है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शाहकार बनाई है। चावल के एक दाने पर उसने खुद अपने हाथों से पूरे कुरान पाक की आयतें लिखी हैं। यह कला का एक ऐसा नमूना है जो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। यह सुनते ही दरबार में एक सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। चावल के दाने पर पूरा कुरान, यह तो असंभव लगता था। अकबर ने एक छोटी सी मखमली डिबिया आगे बढ़ाई। और यह है वह नमूना। बीरबल ने आगे बढ़कर एक कांस किस्म के आवर्धक शीशे लेंस से उसे देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह सच था। अविश्वसनीय रूप से महीन, लगभग अदृश्य अक्षर एक सुनहरी स्याही से चावल के दाने पर उकेरे गए थे। यह इंसानी हाथों का नहीं, किसी जिन्न का काम लगता था। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। अब मुश्किल यह है कि सेठ दौलत राम का कहना है कि यह शाहकार उन्होंने बनवाया है।
उन्होंने हुनरमंद खान को इस काम के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश की थी और अग्रिम राशि भी दी थी। उनका कहना है कि अब जब यह तैयार हो गया है तो हुनरमंद खान लालच में आकर इसे देने से मुकर रहा है। वहीं हुनरमंद खान की कहानी बिल्कुल अलग है। अकबर ने कलाकार की ओर देखते हुए कहा। उसका कहना है कि यह विचार उसका अपना था। उसने अपनी जिंदगी के 5 साल इस पर खपाए हैं। उसकी आंखें लगभग चली गईं। सेठ दौलत राम ने उसे यह काम करते देखा और इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की और अब झूठी कहानी बना रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अजीबोगरीब उलझन थी। सबसे बड़ी समस्या यह है, अकबर ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कि इस सौदे का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई गवाह नहीं है। यह सिर्फ एक कलाकार के जुनून और एक व्यापारी के दावे के बीच का मुकाबला है। हमारे पास सिर्फ 2 लोगों की जुबान है और चावल का यह एक दाना। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों की ओर देखा। क्या कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है? हम सत्य तक कैसे पहुंचें? तोडरमल ने कहा, जहां पनाह बिना सबूत के फैसला करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। मुल्ला 2 प्याजा ने चुटकी ली, क्यों न चावल के दाने को आधा आधा बांट दिया जाए। झगड़ा ही खत्म। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन अकबर गंभीर बने रहे। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। उन्हें पता था कि बाकी सब के लिए यह एक पहेली थी, लेकिन बीरबल के लिए यह एक चुनौती थी, एक ऐसा खेल जिसे खेलने में उन्हें मजा आता था। बीरबल, अकबर ने कहा, हमें तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। यह मामला हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। सच सामने लाओ। इस दरबार की और न्याय की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। उनकी आंखों में एक परिचित चमक थी, वह चमक जो किसी मुश्किल शिकार को देखकर एक शिकारी की आंखों में आती है। वह जानते थे कि यह मामला तर्क और सबूत से परे था। इसे मनोविज्ञान, चतुराई और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ से ही सुलझाया जा सकता था। वह इस खेल के लिए तैयार थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस खेल के नियम किसी और ने तय किए थे और असली खिलाड़ी कोई और था। अध्याय 2, सत्य की खोज या मन की था। बीरबल के लिए अगले 3 दिन दिमागी कसरत के दिन थे। उन्होंने मामले को किसी गणितीय समीकरण की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानी नाटक की तरह देखा, जिसके 2 मुख्य पात्र थे। सच तक पहुंचने के लिए उन्हें इन पात्रों की आत्मा के भीतर झांकना था। पहला दिन कलाकार की कुटिया में। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत हुनरमंद खान की कुटिया से की। यमुना किनारे कारीगरों की बस्ती में एक छोटा सा साफ सुथरा घर था। अंदर कलम, दवात, तरह तरह की स्याही और कागजों का ढेर था। दीवारों पर कुशनवीसी के कुछ अधूरे नमूने लटके थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी स्याही, कागज और 5 साल की अथक मेहनत के पसीने की मिलीजुली गंध। हुनरमंद खान चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें सूनी थीं। बीरबल ने उससे बात शुरू की। खान साहब, आप परेशान लग रहे हैं। हुनरमंद खान की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री जी, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई। वह चावल का दाना सिर्फ एक दाना नहीं है, वह मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी जवानी के 5 साल हैं, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। मैंने हर आयत को लिखने से पहले वजू किया है। मैंने अपनी सांस रोक रोक कर एक एक हर्फ, अक्षर बनाया है। यह दौलत राम, यह व्यापारी, यह कला की कीमत क्या जाने? यह तो इसे अपने दीवान खाने में सजाकर अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटना चाहता है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना।
उन्होंने उसकी कुटिया का कोना कोना देखा। उन्होंने वे औजार देखे जिन्हें कान साहब ने खुद बनाया था, सुई की नोक से भी बारीक कलम, जड़ी बूटियों से बनी कांस स्याही। उन्होंने देखा कि कैसे कान साहब की उंगलियां मेहनत से कठोर और विकृत हो गई थीं। बीरबल ने पूछा, यह विचार आपके दिमाग में आया कैसे? कान साहब की आंखों में चमक आ गई। मैं हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जो किसी ने न किया हो। खुदा की सबसे बड़ी देन उसका कलाम, और खुदा की सबसे छोटी नेमतों में से एक, चावल का दाना। मैं इन दोनों को एक करना चाहता था। यह मेरी इबादत थी, मेरा जुनून था। बीरबल जब वहां से निकले तो उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि हुनरमंद कान सच बोल रहा था। उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके घर की हर चीज में एक सच्चाई थी, एक जुनून था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरा दिन जौहरी की हवेली में। अगले दिन बीरबल सेठ दौलत राम की हवेली पहुंचे। जमीन आसमान का फर्क था। यहां हर चीज अपनी कीमत चीख चीख कर बता रही थी। ईरानी कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, यूरोप से आए शीशे। सेठ दौलत राम ने बड़ी इज्जत से बीरबल का स्वागत किया। आइए आइए मंत्री जी, करीब खाने पर आपकी मौजूदगी हमारी खुशकिस्मती है। बीरबल ने उसकी चापलूसी पर ध्यान न देते हुए सीधे मुद्दे पर आए। इस सेठ जी, आप उस चावल के दाने के बारे में अपनी कहानी बताइए। सेठ दौलत राम ने एक मंझे हुए व्यापारी की तरह अपनी बात रखी। देखिए जनाब, हम कला के कदरदान लोग हैं। मैं हमेशा से कुछ नायाब चीज अपने संग्रह में रखना चाहता था। मैंने हुनरमंद कान की कला के बारे में सुना था। मैंने उसे बुलाया और यह विचार दिया। मैंने कहा, तुम बनाओ, खर्चे की चिंता मत करो। मुमांगी कीमत मिलेगी। मैंने उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं अग्रिम भी दी। मेरे बही खातों में इसका जिक्र है। उसने अपने मुनीम को बही खाता लाने को कहा। बीरबल ने देखा, उसमें एक एंट्री थी, लेकिन वह जानते थे कि ऐसी एंट्री बनाना किसी अमीर व्यापारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बीरबल ने पूछा, कलाकार का कहना है कि यह विचार उसका अपना था। सेठ दौलत राम हंसा। मंत्री जी, ये कलाकार लोग होते ही ऐसे हैं। भावुक, सनकी। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और। मैंने 10,000 मुद्राओं का वादा किया था। अब शायद उसे लग रहा है कि किसी और राजा महाराजा से उसे ज्यादा कीमत मिल जाएगी, इसलिए नीयत डोल गई है। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूं। मैंने निवेश किया है, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। बीरबल ने उसकी हवेली का चक्कर लगाया। उन्होंने देखा कि हर कीमती वस्तु को एक वस्तु की तरह ही सजाया गया था। उनमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, सिर्फ प्रदर्शन था। सेठ की बातों में तर्क था, व्यापार था, लेकिन जुनून और आत्मा नदारद थी। बीरबल जब वहां से निकले तो उनका दिमाग उलझ गया था। एक तरफ एक करीब कलाकार का भावनात्मक, सच्चा लगने वाला दावा था। दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी का तार्किक, दस्तावेजी लगने वाला दावा था। दिल कहता था कि कलाकार सही है, लेकिन दिमाग कहता था कि बिना सबूत के दिल की बात पर फैसला नहीं हो सकता। तीसरा दिन चतुराई का जन्म। तीसरे दिन बीरबल अपने कक्ष में टहल रहे थे। सबूत का कोई रास्ता नहीं था। दोनों कहानियां अपने अपने तरीके से मजबूत थीं। कोई भी गवाह सामने नहीं आया था। कुछ लोग कलाकार के पक्ष में थे, तो कुछ व्यापारी के डर से चुप थे। बीरबल समझ गए कि उन्हें सच को ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे उजागर करना है। उन्हें एक ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां सच खुद ब खुद सामने आने पर मजबूर हो जाए। उन्हें एक ऐसा नाटक रचना होगा जिसमें दोनों पात्र अपनी असली भूमिका निभाने पर मजबूर हो जाएं। वह घंटों सोचते रहे। उनकी नजर अपने हाथ में रखी मूंगफली पर पड़ी।
वह उसे तोड़कर खा रहे थे। तभी उनके दिमाग में बिजली कौंधी। तोड़ना, विनाश। एक चीज होती है जिसका मूल्य उसके मालिक के लिए अलग अलग होता है। एक व्यापारी के लिए एक वस्तु का मूल्य उसकी कीमत या उसके द्वारा मिलने वाले सम्मान में होता है, लेकिन एक कलाकार के लिए उसकी कृति का मूल्य उसके अस्तित्व में होता है। वह उसकी संतान की तरह होती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को आधा आधा कटते हुए नहीं देख सकती, भले ही वह उसे किसी और को सौंप दे। बीरबल को अपना रास्ता मिल गया था। यह एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन उन्हें अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल दरबार में उनकी चतुराई की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। वह मुस्कुराए। उन्हें इस चुनौती में मजा आ रहा था। वह यह नहीं जानते थे कि सम्राट अकबर भी कहीं दूर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका रचा हुआ नाटक अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 3 दीवानयकास में नाटक का मंचन। चौथे दिन दीवानयकास खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल इस असंभव गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। हुनरमंद कान और दौलत राम कटघरे में खड़े थे। हुनरमंद कान की आंखों में निराशा थी, जबकि दौलत राम के चेहरे पर आत्मविश्वास। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनका चेहरा पढ़ पाना असंभव था। बीरबल अकबर ने कहा, समय पूरा हुआ। क्या तुम सत्य तक पहुंच पाए? बीरबल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने दोनों पक्षों से बात की, दोनों की जांच पड़ताल की, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि चावल का यह दाना किसका है। दरबार में एक निराशा की लहर दौड़ गई। क्या बीरबल हार गए? मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। लेकिन बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जब न्याय का सीधा रास्ता बंद हो जाए तो हमें टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। चूंकि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका असली मालिक कौन है, और सल्तनत किसी एक के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने एक समाधान निकाला है। सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने कहा, न्याय के तकाजे के अनुसार जिस वस्तु पर विवाद हो उसे दोनों पक्षों में बराबर बांट दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा फैसला है कि इस चावल के दाने को बीच में से 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए। एक हिस्सा हुनरमंद कान को मिलेगा और दूसरा सेठ दौलत राम को। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा फैसला था? यह तो मुल्ला दो प्याजा के मजाक जैसा था। एक अनमोल कलाकृति को नष्ट कर देना। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम एक शाहकार को तबाह करने की बात कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक तबाह हुई कलाकृति एक अधूरे न्याय से बेहतर है। यही एकमात्र रास्ता है जिसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। अब बीरबल दोनों दावेदारों की ओर मुड़े। क्या आप दोनों को यह फैसला मंजूर है? सेठ दौलत राम ने तुरंत सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक विजय का भाव था। मंजूर है हुजूर। न्याय यही कहता है। अगर यह चीज पूरी मेरी नहीं हो सकती तो यह किसी की नहीं होनी चाहिए। कम से कम मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी। उसकी आवाज में कड़वाहट और बदला लेने का भाव साफ झलक रहा था। अब सबकी नजरें हुनरमंद कान पर थीं। वह पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। और तुम हुनरमंद कान? बीरबल ने पूछा। हुनरमंद कान अचानक बिलख कर रो पड़ा। वह जमीन पर गिर गया और बीरबल के पैरों से लिपट गया। नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए।
इसे मत काटिए, वह हिचकियां लेते हुए बोला। यह मेरी औलाद जैसी है। मैंने इसे अपनी आंखों के नूर से सींचा है। आप इसे तबाह मत कीजिए। उसने अपनी कांपती हुई नजरें सेठ दौलत राम की ओर उठाईं और फिर बीरबल से कहा, मंत्री जी, यह दाना आप इस सेठ को ही दे दीजिए। पूरा का पूरा दे दीजिए। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। कम से कम यह जिंदा तो रहेगा। कोई तो इसकी खूबसूरती को देखेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इसे काटिए मत। एक पल के लिए दीवानैकास में पूर्ण खामोशी छा गई। एक पिता का अपनी संतान के लिए प्रेम और त्याग साफ दिखाई दे रहा था। सेठ दौलत राम का चेहरा देखने लायक था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। बीरबल मुस्कुराए। उनकी योजना सफल हुई थी। उन्होंने सम्राट अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, सत्य अब आईने की तरह साफ है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विनाश देख सकता है, लेकिन एक कलाकार अपनी कृति का विनाश नहीं देख सकता। एक पिता अपनी संतान को मरते हुए नहीं देख सकता। यह चावल का दाना हुनरमंद कान की ही कृति है। पूरा दरबार वाह वाह और इंसाफ हो तो ऐसा के नारों से गूंज उठा। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर कमाल कर दिया था। अकबर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। उन्होंने दौलत राम को धोखाधड़ी के जुर्म में दंडित करने और चावल का दाना हुनरमंद कान को पूरे सम्मान और अतिरिक्त इनाम के साथ वापस करने का आदेश दिया। बीरबल अपनी जगह पर आकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और विजय का भाव था। उन्होंने सबसे मुश्किल पहेली को अपनी बुद्धि से हल कर दिया था। उन्होंने न केवल सच को उजागर किया था, बल्कि इसे एक नाटकीय और यादगार तरीके से किया था। उन्हें लगा कि उन्होंने बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा को छू लिया है। लेकिन सिंहासन पर बैठे सम्राट अकबर की आंखों में प्रशंसा के साथ साथ एक और गहरा, रहस्यमयी भाव था। नाटक का पहला अंक समाप्त हो गया था। अब दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण अंक की बारी थी, जिसका एकमात्र दर्शक बीरबल खुद होने वाले थे। अध्याय 4, जीत के बाद का सन्नाटा। उस शाम जब जश्न का माहौल ठंडा पड़ गया, तो अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में बुलवाया। बीरबल एक विजेता की शान के साथ पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि सम्राट उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे। कक्ष में सिर्फ 2 लोग थे, अकबर और बीरबल। अकबर खिड़की के पास खड़े यमुना की लहरों को देख रहे थे। उनका मूड हमेशा की तरह हल्का फुल्का नहीं था। एक गहरी खामोशी थी। बैठो बीरबल, अकबर ने बिना मुड़े कहा। बीरबल बैठ गए। कुछ देर खामोशी छाई रही, जो बीरबल को असहज करने लगी। अंत में अकबर मुड़े। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक गंभीर चिंतन था। बीरबल, आज तुमने दरबार में जो किया, वह वाकई काबिले तारीफ था। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। यह सब आपकी रहनुमाई का असर है, जहांपना। नहीं, अकबर ने कहा। यह तुम्हारी अपनी काबिलियत थी। तुमने एक असंभव स्थिति में से सत्य को निचोड़ लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ बीरबल, क्या तुमने सच में न्याय किया? यह एक अजीब सवाल था। बीरबल चौंके। जहांपनाह, मेरा क्या मतलब? मैंने सच का पता लगाया, दोषी को सजा दिलवाई और पीड़ित को उसका हक। यही तो न्याय है। क्या वाकई? अकबर धीरे धीरे चलकर उनके पास आए। तुमने जो किया, वह एक शानदार दिमागी करतब था। तुमने 2 इंसानों की भावनाओं को एक तराजू पर तौला और पता लगा लिया कि कौन सा पलड़ा भारी है। लेकिन क्या न्याय हमेशा भावनाओं पर आधारित होना चाहिए? बीरबल को यह चर्चा समझ नहीं आ रही थी। हुजूर, जब सबूत न हो,
तो हमें इंसान की फितरत पर ही तो भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल, अकबर ने सहमति जताई। लेकिन सोचो बीरबल, क्या होता अगर सेठ दौलत राम तुम्हारी तरह ही चतुर होता? क्या होता अगर उसने यह अंदाजा लगा लिया होता कि तुम राजा सुलेमान के न्याय वाली कोई चाल चलोगे? क्या होता अगर वह तुमसे ज्यादा बड़ा अभिनेता होता और भरी सभा में रोने धोने का नाटक करता, और दूसरी तरफ असली कलाकार हुनरमंद कान अपने आत्मसम्मान और गुस्से में आकर कह देता, हाँ काट दो इसे, मुझे इस बेईमान के साथ इसका कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए? तब तुम्हारा न्याय क्या करता? तब तुम उस अनमोल कृति को एक झूठे व्यापारी को सौंप देते और असली कलाकार को दोषी मान लेते। बीरबल सन्न रह गए। उन्होंने इस कोण से तो सोचा ही नहीं था। उनकी पूरी योजना इस धारणा पर आधारित थी कि लोग एक खास तरीके से ही प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने इंसान के मनोविज्ञान पर दांव लगाया था, लेकिन वह यह भूल गए थे कि इंसान दुनिया का सबसे अप्रत्याशित प्राणी है। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। तुम्हारा तरीका इस एक मामले में काम कर गया, लेकिन क्या यह न्याय का एक स्थायी सिद्धांत बन सकता है? क्या हम सल्तनत का हर फैसला लोगों को रुलाने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर करके करेंगे? यह न्याय नहीं, यह भावनाओं का शोषण है। बीरबल। बीरबल का चेहरा उतर गया। उनकी जीत का सारा नशा हिरन हो गया था। उन्हें पहली बार लग रहा था कि उनकी शानदार जीत में कोई कमी थी। लेकिन अकबर अभी रुके नहीं थे। असली पाठ तो अभी बाकी था। और एक और बात अकबर ने कहा, तुमने हुनरमंद कान को उसका हक दिला दिया, लेकिन किस कीमत पर? तुमने उसे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को त्यागने के लिए तैयार हो गया था। तुमने उसे भरी सभा में रोने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया। तुमने उसकी आत्मा को निचोड़कर सच बाहर निकाला। क्या सच तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था जिसमें एक सम्मानित कलाकार को इस तरह जलील न होना पड़ता? क्या तुम्हारी चतुराई में करुणा के लिए कोई जगह नहीं थी? बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। वह निःशब्द बैठे थे। उन्हें अपनी चतुराई पर जो गुमान था वह शीशे की तरह टूटकर बिखर रहा था। अब मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ, बीरबल, अकबर ने कहा और एक गहरी सांस ली। न तो कोई हुनरमंद कान है और न ही कोई सेठ दौलत राम। वे दोनों हमारी शाही नाटक मंडली के सबसे मंझे हुए कलाकार थे, इनायत खान और परवेज। और चावल का वह दाना, वह मैंने खुद 3 साल पहले एक बूढ़े ईरानी कलाकार से बनवाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह पूरा नाटक, यह पूरी पहेली मेरे द्वारा रची गई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर बीरबल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती तो शायद उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता। वह अविश्वास में अकबर को घूरते रहे। यह सब एक नाटक था, एक परीक्षा। अकबर ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम बहुत चतुर हो। तुम्हारी बुद्धि एक तेज तलवार की तरह है, लेकिन एक तलवार सिपाही के हाथ में लड़ने के काम आती है और जल्लाद के हाथ में गर्दन काटने के। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चतुराई सिर्फ मुकदमे जीतने और पहेलियां सुलझाने तक सीमित रह जाए। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है। सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ एक खास समस्या का चतुर समाधान ढूंढना नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता उस समस्या की जड़ को खत्म करने वाली एक व्यवस्था का निर्माण करना है। तुमने अपनी चतुराई का इस्तेमाल यह पता लगाने में किया कि चावल का दाना किसका है। एक बुद्धिमान प्रशासक अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाता कि भविष्य में ऐसा कोई विवाद पैदा ही क्यों हो। तुम एक मुकदमे को देख रहे थे, मैं सल्तनत के हजारों कलाकारों के भविष्य को देख रहा था।
तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इस मामले का उपयोग एक नया कानून बनाने के लिए करता। मैं एक शाही कलाकार संघ, आर्टिसंस गिल्ड की स्थापना करता। मैं यह अनिवार्य कर देता कि 10 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा के हर सौदे को लिखित रूप में दर्ज किया जाए और संघ द्वारा